तो नमस्कार दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने देखा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जब हम आजाद हुए तो हमने सबसे पहला जो काम किया था वो अपनी बाउंड्री को सिक्योर करने का किया था। जब हमारी बाउंड्री सिक्योर हो गई तो हमने ये सोचा कि अब हमारी जब बाउंड्री सिक्योर है तो हम अपने लोगों को छांटते हैं। तो हमने एक सिटीजनशिप ले आए कि हमारे जो लोग होंगे जो हमारे भारत देश में रहेंगे या हमारे भारत देश के प्रति लॉयल होंगे उन्हें अपना अपना सिटीजन बनाया। वो हर देश करता है। तो हमने क्या किया, यहां पे अपने सिटीजन्स को छांट लिया कि कौन हमारा सिटीजन होगा कौन हमारा सिटीजन नहीं होगा। तो पार्ट 1 में हमने देखा था हमारी बाउंड्री, पार्ट 2 में हमने देखा था सिटीजनशिप नागरिकता, और उसके बाद अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मतलब जिन सिटीजन्स को हमने अपना मान लिया, हमने अपना बना लिया, अब उनके लिए कुछ अधिकार भी तो देंगे। अगर आप अपने घर में हैं तो आप अपने घर में इतना अधिकार आपके पापा ने या हेड ऑफ द फैमिली ने आपको दिया होता है कि आप कहीं भी किसी भी फ्रिज में से पानी निकाल के पी सकते हैं, कहीं भी सो सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी पूरे घर में आ जा सकते हैं, कहीं भी अपने घर में क्रिकेट खेल सकते हैं। थोड़ी सी बाउंडेशन होगी लेकिन फिर भी खेल सकते हैं। क्या आपका पड़ोसी का लड़का ऐसे आके आपके घर में क्रिकेट खेल पाएगा? क्या वो आकर के चुपचाप फ्रिज से पानी निकाल पाएगा? बिल्कुल नहीं। ये आपको अधिकार दिया गया है। तो भारत सरकार ने भी जो अपने सिटीजन्स को कुछ अधिकार दिए हैं वो अधिकार कहे जाते हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, जिन्हें हम पार्ट 3 में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे आज से मौलिक अधिकार। इसके बाद वाले वीडियोस में हम समझेंगे, लेकिन यहां पे आप समझ लीजिए कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था 1950 में तो हमें कुल 7 प्रकार के, कुल 7 टाइप के फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हुए थे। लेकिन अब आप यहां देखते होंगे कि रेड कलर से कट कर दिया गया है, जो राइट टू प्रॉपर्टी है, संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया है। इसके आगे कुछ काला काला लिखा हुआ है 44 अमेंडमेंट करके 1978 में। अब इसे हमने क्या किया है, जो मौलिक अधिकार से उठा करके कानूनी अधिकार में डाल दिया। तो अब ये क्या हुआ, आप ये कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही तो है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में है तो अधिकार हमें मिलते हैं, लेकिन यहां से उठा के वहां करने की क्या जरूरत थी? इस कमरे से उठा के आपने उस कमरे में रख दिया, इसका तो कोई औचित्य नहीं पड़ा। तो इसके लिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। वहां पे हम लोग गए थे, हमें ये लगा कि नहीं, ये चीज जो फंडामेंटल राइट्स वाली चीज है वो हमारे लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगी, तो हमने वहां से उठा करके यहां पे ले लिया। अब वो जो बिल ऑफ लॉ है, यूएसए में बिल ऑफ लॉ के नाम से फंडामेंटल राइट्स उनके सिटीजन्स को दिए जाते हैं, हमने उसे फंडामेंटल राइट्स के नाम से रख लिया। अब इसकी एक खासियत होती है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं इसकी एक खासियत होती है। जैसे आप लोगों ने शादी वादी में गए होंगे तो वहां पे क्या होता है, दूल्हे के साथ जो बैठते हैं, और ऐसे ही कई मेज लगे हुए हैं, जो दूल्हे के साथ लोग बैठते हैं उनके प्लेट में कभी भी ठंडी पूड़ी नहीं आएगी, उनके प्लेट में कभी भी सब्जी जो है खत्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो दूल्हे के साथ बैठे हुए हैं। मतलब टेबल तो सारी वही है, लेकिन वो स्पेशल टेबल है, उस पर सारा ध्यान जाएगा, है कि नहीं? आपने देखा होगा। उसी तरीके से आर्टिकल तो सारे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें बहुत अधिकार देता है, लेकिन ये जो आर्टिकल है पार्ट 3, ये दूल्हे की टेबल है मान के चलिए। यहां पे अगर कोई भी दिक्कत आई तो उसके लिए जो पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेता है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट लेता है। तो यहां पे रहने का मजा अलग है। जैसे लोग भी चाहते हैं कि हम दूल्हे की टेबल पे बैठ के खाना खाएं। क्यों? वहां पे कभी भी गर्म पूरी, हमेशा गर्म पूरी आएगी, सब्जी अच्छी अच्छी आएंगी, प्लस हो सकता है कि बाद में मान के चलिए कि कोई पैसा वैसा भी देके चला जाता है बहुत से बड़े लोग, है कि नहीं? तो लोग चाहते कि, और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बने रहेंगे, बिल्कुल वहां पे रिकॉर्डिंग होगी। तो उसी तरीके से सारे जो अधिकार होते हैं वो चाहते हैं कि हम भाग 3 में आ जाएं। लेकिन भाग 3 में दिक्कत यह है कि अगर ये भाग 3 में आ गए तो उनको छेड़ने का अधिकार हमारी भारत सरकार को भी नहीं है, हमारी संसद को भी नहीं है, बशर्ते कुछ चेंजेस आए हैं, वो मैं आपको भी समझाता हूं। ये सारी चीजें आप समझिएगा कि भाग 3 कितना महत्वपूर्ण है। अगर इसके फंडामेंटल राइट्स में कहीं भी कोई भारत सरकार ने कोई कानून बनाया, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया, और अगर वो
जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में ये जो 7 टाइप के आपके अधिकार दिए गए हैं, बशर्ते अब 6 को हटा दिया गया है, तो अब 6 टाइप के अधिकार है हमारे पास, उनमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, वो वायलेट नहीं होने चाहिए। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जितना वो अधिकार को छेड़ा गया है उतने एक्ट को हटा के खारिज कर देगा। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखी गई थी, लेकिन गलती कहां हुई? जो 6 हमने राइट टू प्रॉपर्टी डाल दिया था इसमें, बाद में हमने इसे रियलाइज किया और बाद में ये बहुत दिक्कत भी क्रिएट किया हमारे लिए। कैसा दिक्कत, अब आपको मैं समझाता हूं धीरे धीरे। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन इसे कहानी की तरीके से समझते चलिए, बहुत मजा आने वाला है आपको। तो देखिए, जब हम आजाद हुए 1947 में, तो आजादी हमें किससे मिल गई? ब्रिटिशर्स से मिल गई। लेकिन जो ब्रिटिशर्स जब चले गए तो हमारे देश के जो लोग थे उनमें भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। जैसे जो जमींदार लोग थे, तो अंग्रेजों ने एक एक जमींदार के नाम 200-200, 400-400 बीघे जमीन कर दी थी। एकड़ हेक्टेयर में जमीन थी उनके पास, हजारों बीघे जमीन थी। वो एक जमींदार है जो 6-6 गांव की जमीन लेके बैठा हुआ है, और उस 6 गांव में 50,000 लोग हैं मान के चलिए, उनके पास अपनी एक बिस्सा जमीन नहीं थी। तो ये भी तो डिस्क्रिमिनेशन था। आजादी तो हमें मिल गई अंग्रेजों से, लेकिन इनसे आजादी कौन दिलाएगा जो ये एक लोग पूरा छेक के बैठे हुए थे पूरे के पूरे जमीन को। शिक्षा के क्षेत्र में पुरुषों का वर्चस्व ज्यादा था, महिलाओं का जो उसमें भागीदारी थी वो 5% भी नहीं थी। तो यहां पुरुषों को तो आजादी मिल गई अंग्रेजों से, लेकिन महिलाओं को किस चीज की आजादी? महिलाओं को तो वैसे भी पहले दबा के रखा जाता, अंग्रेज चले गए तो भी दबा के रखा गया। जो लेबर वर्ग थे, जो SC ST के वर्ग थे, उनको सवर्ण दबा के रखते थे। सवर्णों को तो आजादी मिल गई ब्रिटिशर से, लेकिन अब इन्हें दबाने का काम ये करते थे। तो ये देख करके हमारी गवर्नमेंट ने ये सोचा, दबाव भी बढ़ने लग गया था कि लोग ये पूछने लगे कि सर हमें आजादी कहां मिली? मिल तो गई आजादी, लेकिन हमें जो आजादी का सपना दिखाया गया था कि आपको बराबरी का दिया जाएगा दर्जा, आपको भी जमीनें दी जाएंगी, आप भी खेती कर सकते हैं, देश हमारा होगा, हम यहां पे राज करेंगे, ये सब चीजें कहां गई? तो सरकारों के ऊपर भी दबाव था। अब सरकारों ने शुरू किया इसमें कुछ चेंजेस लाना कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, जो लोगों के पास, जमींदारों के पास 1000 एकड़ भूमि है, उन्हें हम गरीबों में बांट देते हैं। तो कुछ चीजें देखिए, जैसे यहां पे आपने देखा एक DPSP होता है जो फोर्सिबल नहीं है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। राज्य के कुछ कर्तव्य बताए गए हैं, जैसे राज्य हमारे लिए क्या करेगा? एजुकेशन की व्यवस्था करेगा, होता है एजुकेशन की कुछ व्यवस्था करेगा। राज्य हमारे लिए आर्थिक समानता लेके आएगा, जो आपने आर्टिकल पढ़ा होगा 19 आर्टिकल 39B और C, इसमें आर्टिकल 39B और C में आर्थिक समानता की बात करता है राज्य कि हम सबको आर्थिक समानता देंगे। लेकिन वहीं पे जो आर्टिकल 19(1)F है वो हमें संपत्ति का अधिकार देता है। अगर राज्य कैसे करेगा, किसी को आर्थिक समानता कैसे देगा? उसकी जमीन लेकर के ही तो किसी को देगा, क्योंकि जमीनें सबके पास थी। जैसे ही राज्य ने इस पे काम करना शुरू किया, लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए कि हमारा राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो उसे हम पूरी तरीके से खारिज कर देंगे। और चंपकई दुराईराजन के केस में भी यही हुआ था कि जब कानून बनाया गया कि नहीं, जमींदारों की भूमि लेकर के गरीबों को दे दिया जाता है, तो वहां पे क्या हुआ? DPSP और फंडामेंटल राइट में कंट्राडिक्शन हो गया, और वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जिसका साथ देगा वो है फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि सुप्रीम भी बाध्य है। तो सुप्रीम कोर्ट ने चंपकई दुराईराजन के केस में ये सीधे कर दिया कि नहीं, आप फंडामेंटल राइट को देखिए, आप DPSP को मत देखिए। तो वहां पे अभी DPSP क्या होता है ये भी हम डिटेल में जानेंगे। फंडामेंटल राइट समझ लीजिए कि अगर इसे चोट पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट खुद खड़ा हो जाएगा, और जो भी इसे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे दूर करके इसे प्रोटेक्ट करेगा आर्टिकल 32 और आर्टिकल 13 के तहत। अब यहां पे दिक्कत आने लग गई। अब क्या हुआ? इसके बाद हमने कानून पे कानून बनाना शुरू किया। अब अभी आप देखेंगे आर्टिकल 13 जो जुडिशियल रिव्यू का अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट को, वो और आर्टिकल 368 में भी कॉन्ट्राडिक्शन है। अभी हम उस कहानी को धीरे धीरे समझ रहे हैं। अब देखिए यहां पर क्या हुआ कि ये कुछ आर्टिकल्स हैं, मतलब फंडामेंटल राइट्स हमें 6 मिल गए थे, उसमें भी आज हम पहला आर्टिकल पढ़ेंगे समानता का अधिकार।
राइट टू इक्वालिटी। अभी राइट टू इक्वालिटी 14 से लेकर के 18 तक है, 14 to 18, ठीक है। अब इसे भी हम पढ़ते हैं तो ऊपर ये जो 12 और 13 है, आर्टिकल 12 और 13 क्या है, ये एक प्रकार का डिस्क्लेमर है कि जो ये, जैसे आप मूवी में देखते होंगे कि पहले ही बता दिया जाता है कि आप निश्चिंत रहिए, ये जो चीजें दिखाई जा रही हैं ये एक कल्पना है, ये एक मात्र मतलब सच नहीं है। तो उसी तरीके से यहां पर भी 14 मतलब जो फंडामेंटल राइट्स है इनको बताने से पहले ये बता दिया गया है कि ये पहली चीज लागू किस पे होंगी और अगर इन पे वायलेशन आता है तो उसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। तो आर्टिकल 12 हम पढ़ते हैं। आर्टिकल 12 में स्टेट की बात की गई है, स्टेट की डिफिनेशन दी गई है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। स्टेट, इसमें आर्टिकल 12 में स्टेट की डिफिनेशन दी गई है, मतलब ये जो फंडामेंटल राइट्स लागू होंगे वो लागू किन पे होंगे, वो किसी भी स्टेट पे लागू होंगे। तो यहां स्टेट का मतलब एमपी, झारखंड, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश नहीं है। यहां पे स्टेट का मतलब होता है, एक प्रॉपर डिफिनेशन है स्टेट की, कि सबसे पहले बेसिक नॉलेज लीजिए आप कि स्टेट एक कोई भी एक सर्टेन एरिया होगा, किसी भी जगह का अगर एक सर्टेन एरिया है और उस एरिया में कोई पॉपुलेशन है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये पॉपुलेशन या एरिया का जो भी हेड ऑफ द पॉपुलेशन होगा वो स्वतंत्र है। स्वतंत्र है मतलब इसे बोलते हैं सॉवरेनिटी, ठीक है। इंग्लिश में आप कहेंगे सॉवरेनिटी और हिंदी में बोलते हैं स्वायत्त या प्रभुसत्तात्मक, ठीक है, कि वो बिल्कुल अपने डिसीजन को लेने के लिए फ्रीडम है, उसके पास पूरी स्वतंत्रता है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकल 12 में स्टेट है कि अगर कोई भी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी एक सर्टेन एरिया है हमारे कंट्री का, उसके अंदर कोई पॉपुलेशन रहती है और भारत सरकार किसी और देश की सरकार के दबाव में तो अपने फैसले लेती नहीं है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, स्टेट बोलेंगे। स्टेट गवर्नमेंट है उसे भी हम क्या बोलेंगे, एक सर्टेन एरिया है, उसमें पॉपुलेशन है और जो हमारे विधानमंडल है वो भी स्वतंत्र है, किसी और विधानमंडल से तो पूछ के अपना काम करते नहीं है, इसलिए वो भी एक स्टेट हुए। उसके बाद जो लोकल बॉडीज हैं, जैसे म्युनिसिपल हो गया, जैसे पंचायत हो गए, ये भी अपने आप में एक स्टेट है। जैसे नगर निगम है हमारा और नगर परिषद है हमारा, पंचायत है हमारी, ये सब अपने आप में स्टेट है। एक सर्टेन एरिया है, उनके अंदर पॉपुलेशन है और वो अपने अपने काम करने के लिए स्वतंत्र है। इवन एयरपोर्ट, ओएनजीसी, भेल, रेलवे, ये सब अपने आप में एक स्टेट है। क्यों? क्योंकि एक रेलवे का एक सर्टेन एरिया है जो रेलवे विभाग ऑक्यूपाई करके रखता है, उसके अंदर उसके एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, और उन एम्प्लॉइज को कहां ट्रांसफर करना है, कहां से रिक्रूट करना है, कहां किसकी ड्यूटी लगानी है, या कोई भी चीज ऐसी है, उसमें रेलवे बोर्ड अपने लिए एक स्वतंत्र है। तो इन्हें हम स्टेट बोलेंगे। तो जहां जहां भी स्टेट की परिभाषा है, अगर उनके अंदर कोई आदमी है या कोई एम्प्लॉई है तो उसके ऊपर ये फंडामेंटल राइट्स उनके लिए भी बिल्कुल उसी तरीके से हैं जैसे एक सिटीजन के लिए हैं, ठीक है। यहां पे भी वायलेट नहीं कर सकते। मान के चलिए आप रेलवे बोर्ड के अधिकारी हैं, रेलवे बोर्ड में, या आप समझिए कि एक छोटा सा स्कूल है, एक सिंपल एग्जांपल, एक छोटा सा स्कूल है, वो सर्टेन एरिया में है, उसमें कुछ लोग हैं, उसके जो हेड ऑफ द स्टूडेंट्स या हेड ऑफ द एम्प्लॉइज होंगे वो प्रिंसिपल, एमडी या सेक्रेटरी होंगे। अब मान के चलिए कोई एक बड़े बाप का कोई आदमी बच्चा है, मतलब कोई एक अमीर का बच्चा है, प्रिंसिपल आते हैं उसे ऊपर बैठाते हैं और एक कोई गरीब का बच्चा है उसे नीचे बैठाते हैं, तो वो बिल्कुल जाके कह सकता है कि हमारे साथ असमानता की गई आर्टिकल 14 के तहत, ठीक है। यहां पे आप समानता समझिए कि कहीं भी स्टेट अगर आता है तो उसके अंदर ये सारे फंडामेंटल चीजें लागू होंगी। आर्टिकल 13, अब आर्टिकल 13 के बारे में हम देखते हैं। तो जो भी चीजें ये फंडामेंटल राइट्स में लिखी गई हैं वो भारत के सिटीजन को 110% मिलेंगी, इन्हें कोई भी छीन नहीं सकता। अगर किसी ने छीनने की कोशिश की या कुछ वायलेशन करने की कोशिश की या इनके फंडामेंटल राइट्स के एरिया में इंक्रोचमेंट करने की कोशिश की, तो उसके लिए जो सब फंडामेंटल राइट का माई बाप है वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। वो तुरंत रिट पिटीशन जारी करता है, जो अभी हम आर्टिकल 32 में पढ़ते हैं। वहां पे क्या हुआ, वो फंडामेंटल राइट्स को कभी भी वायलेट नहीं होने देगा
वो उन लोगों को हटा देगा या उन एक्ट्स को हटा देगा जो इसे वायलेट करने की सोचेंगे। ये है जुडिशियल रिव्यू का मतलब। सिंपल वे में समझिए कि अगर भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी लोकल बॉडीज ऐसा कोई भी कानून बनाते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है या फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करेगा और अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो उस कानून को खारिज कर देगा या उस कानून के उस पार्ट को खारिज कर देगा जो यहां पे वायलेट करने के काम करेगा। ठीक है, तो 13 रिव्यू से है। अभी 13 में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी आप शंकरी प्रसाद केस, ये सारी गोलकनाथ केस, ये सब कुछ केवल 13 और 368 के कॉन्ट्राडिक्शन से बनी हुई हैं। इन्हें अगर आप समझ लेंगे, किसी अलग वीडियो में हम समझाएंगे आपको, लेकिन धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है ये। केवल जैसे आपको सिंपल सा वे में आप समझिए कि आपको चाउमीन पसंद नहीं था, नूडल्स, मैगी पसंद नहीं थे। ये जब बाहर से आए थे ना तो हमें बिल्कुल नहीं पसंद लगते थे। हम कहते थे इसे अर्थवर्म टाइप की चीजें हैं, केचुआ है या कुछ भी चीजें। अभी भी अपनी दादी को या अपने दादा को दे देंगे तो उन्हें पसंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं है। लेकिन चाउमीन का मार्केट आज कितना बड़ा है इंडिया में, है कि नहीं? नूडल्स, मैगी हर घर की पसंद है, हर घर की एक रेसिपी में रहती है, हर रेस्टोरेंट के मेन्यू में रहती है। क्यों? क्योंकि हमने उसे बहुत बार खाया, हमने धीरे धीरे हम उसको यूज टू हो गए और अब हमें वो टेस्टी लगती है। अब उसके बिना हमारा खाना पूरा नहीं होता है। उसी तरीके से अगर आप जिस चीज को बार बार पढ़ना समझना शुरू करेंगे, वो चीजें आपके जहन में बैठ जाएंगे और अब वो आपके लिए एडिक्ट हो जाएंगे। अगर अब आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कुछ खालीपन सा है। इसलिए आप इसे समझना शुरू करिए। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, जो भी चीजें हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन्हें अगर आप समझेंगे तो आप इनके बारे में नहीं, अपने कंट्री के बारे में समझ रहे हैं। कंट्री हमारी कैसे ग्रोथ कर रही है, कंट्री में क्या क्या पहले दिक्कतें थी या कैसे हम आजाद हुए, ये भी चीजें समझना बहुत जरूरी और बहुत एंजॉय वाला सब्जेक्ट है ये पॉलिटिकल साइंस। समझिए, बहुत अच्छा है ये। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं। तो ये आर्टिकल 13 आप लोगों ने समझ लिया। अब हम आते हैं आर्टिकल 14 पे। एक्चुअली यहीं से हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो स्टार्ट है, मतलब जो 7 टाइप के 6 टाइप के आपके मिले हुए हैं वो 14 से स्टार्ट है। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है आपका राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक है ये। इसमें क्या है, हर जगह आपको समानता दिखेगी, मतलब इक्वालिटी दिखेगी, भेदभाव जो होगा वो कम दिखेगा आपको। ओके, तो अब यहां पे शुरू करते हैं। राइट टू इक्वालिटी, ये आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। तो 14 में क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, मतलब कोई भी आदमी कानून के सामने बड़ा या छोटा नहीं है। आंखों पे पट्टी बांध के वो एक देवी खड़ी होती है जिन्हें हम न्याय की देवी बोलते हैं। उन्होंने आंखों पे पट्टी इसलिए बांध रखी है ना कि हम किसी को देख नहीं रहे कि मेरे सामने मुकेश अंबानी आए हुए हैं या एक कोई 300 रुपए दिहाड़ी वाला लेबर आया हुआ है। नहीं, हमारे सामने नरेंद्र मोदी जी आए हुए हैं या हमारे सामने सौरभ मिश्रा आए हुए हैं। वो सबको बराबर करेगा। वो उनसे कोई मतलब नहीं है कि आप कितने बड़े पद पे। अगर आपने गलती की है, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा है, लॉ को तोड़ा है, तो आप दोनों लोग बराबर हैं उसके लिए। यहां पे ये चीजें कही गई हैं कि कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 15, अब हम आर्टिकल 15 के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेस, क्रीड और प्लेस ऑफ बर्थ। यहां पर क्या है, अब आप ये समझिए कि ये जो राइट है आर्टिकल 15, ये केवल भारत के सिटीजन्स के लिए काम करता है। विदेशियों को या बाहर से आए हुए लोगों को ये काम नहीं करता है। जबकि आर्टिकल 14 बिल्कुल सबके लिए बराबर था। मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था। यहां पर क्या है कि हम भेदभाव के विरुद्ध अधिकार है ये हमें, मतलब कोई भी आदमी को उसके रिलीजन, उसके क्रीड, उसके कास्ट, उसके सेक्स या उसके जेंडर या उसके प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा या उसके साथ असमानता नहीं दिखाई जाएगी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं वो लड़का है इसलिए ये काम दिया है, वो लड़की है इसलिए ये काम नहीं दिया है। कुछ सर्टेन कंडीशन अलग हो सकती हैं, लेकिन आप इस बेस पे उसे नहीं कह सकते कि केवल आप लड़के हैं इसलिए आप ये काम नहीं कर सकते, केवल आप लड़की हैं इसलिए ये काम नहीं कर सकती, या आप ब्राह्मण हैं इसलिए ये काम कर सकते हैं, आप दलित हैं ये काम नहीं कर सकते हैं।
इस बेस पे अगर किसी ने डिस्क्रिमिनेशन किया तो वो सजा पाएगा। ठीक है, यहां पर जो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार है आपका, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में जो भी आपको राइट्स मिले हुए हैं, वो ये बोलते हैं कि आप जेंडर, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये आप नहीं कर सकते कि हाँ आप उत्तर भारत के हैं तो आप ये काम नहीं कर सकते, आप दक्षिण भारत के हैं तो आप कर सकते हैं। या आप, और दूसरी चीज, ये विदेशियों को नहीं मिले हुए हैं, ये आपको पता ही था। क्यों? जैसे कि आप भेदभाव करते हैं, हम कहां पे करते हैं विदेशियों के साथ? अभी आप सारनाथ चले जाइए, बनारस का एक मशहूर घूमने लायक जगह है सारनाथ। आप वहां पे चले जाएंगे तो वहां पे अगर आपने दिखाया कि हम इंडियन हैं तो आपका टिकट 10 रुपए, 20 रुपए, लेकिन आपने बोला नहीं हम फॉरेनर हैं, वहां पे फॉरेनर हैं तो आपका टिकट 100 रुपए। तो वहां पे ये नहीं कह सकता कि हमारे साथ भेदभाव क्यों कर रहा है, वहां पे उसको ये अधिकार नहीं मिला है जो फॉरेनर आया हुआ है। इसलिए यहां पर हम इंडियंस को ये पावर मिली हुई है कि आपके साथ ऐसा कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि तुम अमेरिकन हो इसलिए हम यहां पे ऐसे नहीं आने दे सकते हैं, वो चल जाएगा। लेकिन इंडियंस के, अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो आपके साथ इस एक्ट के तहत वो चीजें आपको प्रोटेक्शन देंगी। ठीक है, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और इन्हीं में, एक्चुअली इन्हीं में ही 15 और 16 जो आर्टिकल आपको दिए गए हैं, आरक्षण की भी बात की गई है। मतलब ये जो मैंने आपको कॉन्ट्राडिक्शंस पढ़ाए थे यहां पे, जो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में थे, इन लोगों ने बोला कि हमको आर्थिक समानता मिली नहीं, हमको शैक्षिक समानता मिली नहीं, हमको जो है अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं मिली। मतलब एक जो ब्राह्मण है, आप ये समझ लीजिए कि अगर वो, जैसे आप समझ लीजिए कि जो हैंडीक्राफ्ट वाले हैं, वो होता है ना कि वो प्रोफेशनल है, उसमें स्पेसिफिक जॉब है उनकी, मतलब उनके लोग अपनी दुकानों पे लिख के रखते हैं कि हमारे बाप दादा के जमाने से जो है हम लोग ये साड़ी बनाए चले आ रहे हैं। मतलब वो हमारे जो परदादा थे वो बनाते थे, उनसे हमारे दादा में, उनसे हमारे पापा में, उनसे हमारे अंदर आया है, मतलब वो डीएनए में है उनके। तो उसी तरीके से जो पढ़ाई लिखाई थी, ये सारी चीजें पहले दलितों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, तो वहां पे क्या होता था कि बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। तो जिन ब्राह्मणों के बच्चे पढ़ते 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 वापस आ गए हैं, उनके डीएनए में ही पढ़ाई आ गई है। आज जो दलित हैं वो भी बहुत तेज हैं, जनरल कास्ट में भी आप वो एडमिशन लेते हैं, लेकिन सरकार ने बोला कि अगर हम इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये दब जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे। इसलिए सरकार ने उन्हें पुश करने का काम किया है। बहुत अच्छी इमेज है कि अगर मान के चलिए कि यहां पे कोई आदमी बड़ा है और यहां पे कोई आदमी छोटा है, तो इसकी ग्रोथ को आप रोकिए भी मत, बिल्कुल मत रोकिए, लेकिन इसकी ग्रोथ होने के लिए उसे थोड़ा पुश कर दीजिए ऊपर की तरफ, ताकि ये दोनों समाज में बराबर हो सके। इसको करने के लिए बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़े थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी को, तब जाके धीरे 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 सुप्रीम कोर्ट ने, इंदिरा गांधी जी को, इन सब लोगों ने ये सारी चीजें जब डाली, इसमें आरक्षण दिया कि रिजर्वेशन, अगर समझ लीजिए कि आज बहुत सारे कंट्रोवर्सीज होते हैं कि आरक्षण अच्छा है या बुरा है। आरक्षण एक्चुअली अगर बुरा होता तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी उसे इसके बिहाफ पे खारिज कर दिया होता। तो कुछ ना कुछ हमारे समाज को उठाने के लिए रिजर्वेशन तो बेस्ट है। कभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऐसा कोई फैसला नहीं दिया कि आरक्षण को खत्म करना चाहिए। हाँ, आप सीधे जाति ही खत्म कर दीजिए ना, जाति अगर खत्म हो गई तो खत्म बात, आरक्षण भी खत्म होना चाहिए फिर तो। लेकिन जातियां हैं, आरक्षण है, और आरक्षण भी ऐसा नहीं होता है जैसे ओबीसी में है, क्रीमी लेयर लगा दिया गया है। वहां पे जो अब धीरे 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 बड़े में आ रहे हैं, जो दबे हुए लोग हैं, उनसे जो ऊपर उठ चुके हैं उनको हटा दिया जाता है, नीचे के लोगों को पुश किया जाता है। कहीं कहीं आरक्षण खराब भी है कि अगर जिन चीजों में हमारे ही लोग हैं, डीएम का बेटा है, अगर वो फिर से पढ़ने के लिए आता है तो उसको एक सवर्ण से अच्छी व्यवस्था मिलती है, लेकिन फिर भी वो रिजर्वेशन की कैटेगरी में आ जाता है। कुछ चीजों पे हमें सोचना चाहिए, उसके लिए हम बाद में सोच लेंगे, लेकिन अभी हम अपने टॉपिक पे ही रहते हैं। तो देखिए, यहां पे हमने आर्टिकल 15 पढ़ लिया। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। मतलब लोक नियोजन का मतलब हुआ कि जहां पे जैसे नौकरियां चल रही हैं, जहां पे सरकारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वहां पे भी हमको समानता चाहिए। मतलब कि इसका मान के चलिए कि किसी सरकारी कंपनी है, वहां पे पुरुषों को अगर व्यवस्था ज्यादा दी जाती है इन कंपैरिजन टू द फीमेल, या सवर्णों को ज्यादा दी जाती है इन कंपैरिजन टू द लोअर कास्ट, जो भी लोग हैं, उनके हिसाब से जो जॉब में अपॉर्चुनिटी है, अवसर की समानता है। मतलब यहां पे कोई ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए कि नहीं आपके लिए हमने आरक्षित कर दिया है। जैसे
सरकारी जब भी कोई टेंडर निकलता है या कोई भी चीज ऐसी सरकारी होती है तो उसे सीधे अखबार में डाल दिया जाता है, पेपर, न्यूज़पेपर में वो आती है। क्यों? क्योंकि उन्हें ये छुपाना नहीं है, वहां पे पूरे के पूरे लोग आ सकते हैं, अवसर सबको समान दिए गए हैं। वहां पे ऐसा नहीं है कि आपको इसलिए दिया गया है क्योंकि आप ब्राह्मण थे, या आपसे इसलिए छीन लिया गया है क्योंकि आप ब्राह्मण थे, या आपको इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि आप पुरुष थे। ये सारी चीजें यहां पे नहीं होंगी। जहां पे भी अपॉर्चुनिटी की बात आएगी, जहां पर भी सरकारी नौकरियों में, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में, या कहीं भी ऐसी चीजें जहां पे सरकार फंड कर रही है, इन चीजों में अगर आप यहां पे आते हैं तो आपको अवसर की समानता मिलेगी, यहां पे भेदभाव नहीं होगा। लेकिन यहां पे भी भेदभाव है, बिल्कुल भेदभाव नहीं है। मैंने जो आपको समझाया कि जो चीजें अब करने से अगर एक सामाजिक समरसता बनती है, एक सामाजिक बैलेंस बनता है, तो उसके लिए सरकार बिल्कुल उन्हें उठाने का काम करेगी। क्यों? क्योंकि पहले से वो इतने दबे हुए हैं कि अब उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो खुद से उठ सके। तो सरकार का काम है पूरे देश को साथ लेके चलना। तो वो क्या करती है, जो ऊपर हैं उन्हें रोकती भी नहीं है कि आप बिल्कुल बढ़ सकते हैं, लेकिन जो नीचे रह गए हैं उन्हें सरकार कुछ प्रोटेक्शन या कुछ ऐसा पुश देकर के उठाने की कोशिश करती है, ताकि वो भी हमारे समाज में, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि आप किसी गरीब को देख के ये नहीं कह सकते कि ये हमारे देश के लिए कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप एक उदाहरण देख लीजिए, जो हमारे सामने जीता जाता उदाहरण है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। जब वो रेल में चाय बेचते थे, ट्रेन में चाय बेचते थे, उस समय कोई नहीं जानता था कि ये बालक एक दिन भारत का क्या विश्व का सबसे पॉपुलर व्यक्ति बनेगा, या भारत को आगे ले जाने का काम ये चाय बेचने वाला एक छोटा सा लड़का करेगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि आज जो पंचर बना रहा है, आज जो जूता पॉलिश कर रहा है, आज जो चाय बेच रहा है, आज जो कहीं छोटी कामों में लगा हुआ है, वो कल को कोई एक बड़ा आदमी नहीं बन सकता। इसलिए हां, अगर नरेंद्र मोदी जी को जो भाजपा सरकार ने या जिन लोगों ने भी पुश करके एक निखारने का काम किया है, तो वो देखिए आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री बन के बैठे हुए हैं, है कि नहीं? तो आप किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। कब कौन सा फूल अभी कली है, वो कब कौन सा फूल गुलाब बन जाएगा, कमल बन जाएगा, ये आप नहीं जानते। इसलिए सरकार सबको एक दृष्टि से देखती है और सबको उठाने की कोशिश करती है। ठीक है, अब हम आते हैं आर्टिकल 17 पे, एबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सेम वही चीज, यहां भी समानता आप देख रहे हैं, धीरे धीरे सरकार सब कुछ समान करने का काम कर रही है। सब जगह कानून के समझ समानता मिल गई हमें, सेक्स, रेस और क्रीड और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे हमें एक इक्वालिटी मिल गई। ठीक है, उसके बाद जो भी हमारे अपॉर्चुनिटीज थी उनमें हमें इक्वालिटी मिल गई। उसके बाद जो आया हमारा एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड, अस्पृश्यता मतलब सीधा सा छुआछूत। क्या मतलब है इसका? कि आप किसी के साथ छुआछूत वाला व्यवहार नहीं कर सकते। जैसे एक सिंपल उदाहरण समझिए कि आज नहीं, हमारे पुराने जो जमाने के लोग थे, जब भी कोई लेबर वर्ग का आदमी आता था तो उसके लिए ग्लास अलग निकाल के रखी जाती थी। ये आपके भी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा। मैं मानता हूं कि अब धीरे धीरे वो चीजें समाप्त हो गई हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी मानसिकता में लोगों के हैं कि वो जो ग्लास थी वो हम अलग निकाल के रखते थे। अब आप इमेजिन करिए कि जो 4 कैटेगरी में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसमें जो शूद्र होते थे उनके लिए हम एकदम अनटचेबल करते थे, उन्हें एकदम बिल्कुल अलग रखते थे। अब यहां पे भारत सरकार ने उन्हें भी बराबर का दर्जा दिया और यह कानून बनाया कि अगर आप उनके साथ कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं जो उन्हें लगता है कि नहीं, इससे हमें थोड़ा नीचा दिखाने का काम या हमारे साथ भेदभाव का काम किया जा रहा है, तो ये एक सजा का काम आपने किया हुआ है। तो उन्हें छुआछूत के साथ आप नहीं देख सकते। पहले के लोग ऐसे ही होते थे, जो मंदिरों में जो दलित लोग थे वो मंदिर में नहीं जाते थे, लेकिन इस कानून के आने के बाद वो मंदिर में भी प्रवेश पाने के लिए अधिकारी हो गए हैं। ठीक है, बहुत सी जगह जैसे ब्राह्मण होते थे वो नहीं छूते थे, या बहुत सी चीजें वो आप खुद से समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा अनटचेबिलिटी थी हमारे समाज में। लेकिन धीरे 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 वो अनटचेबिलिटी की तरफ से अब लोगों के इतने नॉलेज बढ़ रहे हैं, इतने जो हमने ज्ञान प्राप्त किया हुआ उसकी वजह से, जो हमारा शिक्षा का स्तर बढ़ गया है उसकी वजह से धीरे धीरे अब हम इन चीजों को दूर करते चले जा रहे हैं। अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक उदाहरण देख सकते हैं कि अभी भी ये मानसिकता कहीं ना कहीं रखी हुई है। जीतन राम मांझी जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री थे,
जब वो एक मंदिर से निकले तो वो मंदिर को गंगा जल से धुलाया गया था। ये मानसिकता खत्म करने के लिए ही आर्टिकल 17 लाया गया है, लेकिन हमें पता ही नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप इसे समझेंगे तो आप अपने समाज को समझ सकते हैं। आप समाज को ही नहीं, समाज में होने वाली बुराइयों को, होने वाली अच्छाइयों को तौल सकते हैं और उन्हें क्या अच्छा है क्या बुरा है हमारे समाज के लिए वो जान सकते हैं। यहां पे अनटचेबिलिटी का अंत कर दिया गया, आप छुआछूत नहीं कर सकते। यह भी एक समानता दिखाने की ही बात की गई थी। आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत। इन्हें समझिए कि जैसे पहले के लोग थे उनको उपाधियां दी जाती थी, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, इन्हें एक उपाधि दी गई थी जब महात्मा गांधी जी ने महिलाओं की तरफ से दिया था उन्हें। महामना मदन मोहन मालवीय, तो जो महामना है वो उपाधि है। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जब दिया था महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि। ये सारी उपाधियां थी जो लोग लेके चलते थे अपने साथ, उनके नाम के साथ ही जुड़ जाता था। अब आप इमेजिन करिए कि अगर ये अभी भी होता तो हम कैसे बोलते। हम क्लास में बैठे हुए हैं और वहां पे किसी टीचर ने, मैंने क्लास में 10 में से 9 नंबर पा लिए, तो उस क्लास के टीचर ने मुझे टॉपर की उपाधि दे दी, मेरा नाम हो गया टॉपर सौरभ मिश्रा। अब इमेजिन करिए कि अगर मैं किसी और स्कूल में जाता हूं या किसी और क्लास में जाता हूं, वहां पे मैं बैठा हूं और मेरे नाम के आगे टॉपर लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि उपाधियां बिल्कुल एकदम नाम के साथ चिपक जाती थी। आज हम महात्मा गांधी बोलते हैं, श्री महात्मा गांधी, महामना मदन मोहन मालवीय, तो वो मुझे लगता है कि वो उनके नाम के साथ ही ज्वाइन है। अब वो मेरे नाम के साथ ही ज्वाइन हो जाता, मान के चलिए टॉपर। अब मैं क्लास में बैठा हुआ हूं, अब रोल नंबर 1 राकेश सिंह, रोल नंबर 2 राजेश सिंह, रोल नंबर 3 रमेश सिंह, रोल नंबर 4 टॉपर सौरभ मिश्रा। पूरे क्लास में क्या होता? मेरी एक अलग से छवि बनती कि नहीं बनती? टॉपर सौरभ मिश्रा। अभी टॉपर सौरभ मिश्रा क्या हो गए? उन्होंने उस पूरी क्लास में अपना एक अपर बना लिया, अपना एक अपर स्पेस बना लिया। अब सब लोग बोलेंगे अच्छा ये टॉपर लगा है मतलब पहले से टॉपर होगा। क्या हुआ? वहां असमानता फैली कि नहीं? अब मैं क्लास में घूमूंगा तो मुझे पता है कि लोग मुझे टॉपर समझ रहे हैं, भले ना हो, लेकिन इसी चीज को, इसी डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए उपाधियों का अंत कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया उन टाइटल्स को जो लोग लगा के घूमते थे। अब वो नहीं लगा के घूम पाएंगे, लेकिन यहां पे भी कुछ एक्सेप्शन रखे गए थे, जैसे एजुकेशन के क्षेत्र में, आर्मी के क्षेत्र में, ये सारे क्षेत्र में आप लगा सकते हैं टाइटल। जैसे आपने पीएचडी कर ली तो आप डॉक्टर लगा सकते हैं अपने आके, जैसे एवीएसएम, एसएम, ठीक है, सेवा मेडल, उसके बाद आप मेजर, कर्नल ये लगाते हैं। तो यहां पर दी गई हैं आपको उपाधियां कि आपने जब वो रैंक प्राप्त कर लिया, आपने उतनी मेहनत करके उस शिक्षा के क्षेत्र में यहां तक आ गए हैं, जो पीएचडी टॉप ऑफ द स्टडी होती है, जब आपने उसे प्राप्त कर लिया तो आप ठीक है, आप लगा सकते हैं, वहां पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां से आप अपने ऐसे कोई कि आप सरकार चाहेगी तो आपको दे देगी, जैसे डॉक्टर का सरकार ने दिया, आर्मी मेजर, जनरल, कर्नल ये सरकार ने दिया हुआ है, लेकिन आप अपने नॉर्मल में, अब रविन्द्रनाथ टैगोर जी महात्मा गांधी जी को दे देते थे। मान के चलिए मैं बाहर गया और मैंने किसी गरीब को 10 रुपए दे दिए, उस गरीब ने मुझे दे दिया कि आप जो है कुछ भी समझ लीजिए कि आप कर्ण हैं, ठीक है, आप भारत के कर्ण हैं, क्या मैंने 10 रुपए दिया, उस गरीब ने मुझे दे दिया। अब मैंने अपने नाम के आगे भारत के कर्ण सौरभ मिश्रा लगा लिया, वो अलग एक हो जाता था, ठीक है। इस वजह से भारत सरकार ने इसे एबॉलिश ही कर दिया कि आप उपाधियों का अंत कर देंगे। अब ये चीजें आप समझ लिया, आपने यहां से आर्टिकल समझे, ये सारे आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी में आते हैं। ओके, पहला आर्टिकल आपने यहां पे फिनिश कर दिया है राइट टू इक्वालिटी का, जो फंडामेंटल राइट में पहला हमें राइट मिला था, राइट टू इक्वालिटी, आज हमने ये खत्म किया है, बहुत अच्छे तरीके से खत्म किया है। तो धीरे धीरे हम इस वीडियो में, अगले वीडियो में हम समझेंगे राइट टू फ्रीडम, फिर उसके बाद धीरे धीरे यहां तक आएंगे। अब ये सारी चीजें क्या थी? राइट टू प्रॉपर्टी आपने 44th अमेंडमेंट 1978 से 300A में भेज दिया है। अब राइट टू प्रॉपर्टी क्या हो गई है, आप थोड़ा सा और समझ लीजिए कि राइट टू प्रॉपर्टी अब हमारे पास कानूनी अधिकार है। हमको अगर ये लगता है कि नहीं हमारी जमीन सरकार फालतू में, क्यों? क्योंकि सरकार को उस समय डेवलपमेंट करना था, सरकार को रोड बनानी थी। अब रोड किसी की जमीन में से जा रही है, वो जमीन देने के लिए तैयार नहीं होता था कि मैं नहीं दूंगा जमीन।
तो सरकार को दिक्कत आती थी, तो सरकार ने इसे 9th शेड्यूल बनाया और पहला अमेंडमेंट करके उसे 9th शेड्यूल में डाल दिया था। क्या होता है वो हम धीरे धीरे समझेंगे। तो अब सरकार किसी से भी जमीन ले सकती है, अधिग्रहण कर सकती है और उसे जो भी एक उचित मुआवजा होगा जो सरकार डिसाइड करेगी वो दे सकती है। उसके बाद सरकार ने डेवलपमेंट शुरू किया। जमींदारों से जो सीलिंग थी, मतलब ज्यादा जमीन वालों से जमीन लेना और कम जमीन वालों को जमीन दे देना, दैट इज कॉल्ड सीलिंग, वो किया सरकार ने। और उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट के ऐसे ऐसे काम किए। फिर बहुत सारे केसेस हैं जो इनसे रिलेटेड हैं और इनसे हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन प्लीज, ठीक है, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।